दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एब्यूलियंट। दोस्तों एब्यूलियंट का मतलब होता है उत्साही या फिर उमंग से भरा, यानी कि बहुत ज़्यादा जोश होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना। जैसे कि मान लो क्लास में टीचर ने अनाउंस किया कि कल तुम्हारी पिकनिक जाने वाली है। बस फिर क्या सारे स्टूडेंट जो है वो एकदम से एक्साइटेड हो गए, चिल्ला रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, खुशी से उछल रहे हैं, पूरी वाइब भी जो है वो मतलब कि एनर्जेटिक हो जाती है। तो ये जो ओवरफ्लोइंग एक्साइटमेंट होती है, हाइपर हैप्पीनेस या फिर फुल एनर्जी मोड जो होता है उसे ही एब्यूलियंट कहा जाता है। वैसे ही अगर आपको कुछ मैं डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो एग्ज़ाम कैंसिल होते ही स्टूडेंट जब एकदम से जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो वो एब्यूलियंट रिएक्शन होता है। या फिर इंडिया ने लास्ट बॉल पर मैच जीत लिया तो हम कह सकते हैं कि क्राउड बिकम्स एब्यूलियंट विथ जॉय। या फिर बर्थडे पार्टी में केक आते ही जो बच्चों में एक्साइटमेंट होता है वो भी एक तरीके से हम उसे कह सकते हैं एब्यूलियंट किड्स, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्साइटेड होते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि एब्यूलियंट का मतलब होता है सुपर एक्साइटेड या फिर एनर्जी से भरपूर, यानी कि बहुत ज़्यादा जोश होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, बहुत ज़्यादा उत्साह होना, तो उसे हम कह सकते हैं एब्यूलियंट। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है एनर्जेटिक, चेयरफुल या फिर लाइवली। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जोश में होना, बहुत ज़्यादा उत्साह में होना, बहुत ज़्यादा जो है वो खुश होना, बहुत ज़्यादा मतलब कि यानी कि खुशी फील करना, खुशी महसूस करना, तो उसे हम कह सकते हैं एनर्जेटिक, चेयरफुल या फिर लाइवली। वहीं अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है डल, डिप्रेस्ड या फिर ग्लूमी। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि नीरस होना, नीरस होना यानी कि जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, यानी कि डल होना, कोई चीज़ बिल्कुल जो है वो मतलब कि फीकी होना। डिप्रेस्ड होना यानी कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जो है वो परेशानी में होना, यानी कि जब कोई चीज़ें मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, जब वो हैप्पी नहीं दिखती, जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, एंजाइटी में होती है, डिप्रेस्ड सिचुएशन में होती है, तो उसे हम डल या फिर डिप्रेस्ड कहते हैं। वहीं ग्लूमी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा निराश होना, बहुत ज़्यादा हताश होना, बहुत ज़्यादा नाराज़ होना, यानी कि सैड होना, तो उसे हम कह सकते हैं ग्लूमी। तो ये सारे हमारे कैसे वर्ड्स हैं, तो ये सारे हमारे जो है वो एब्यूलियंट के अपोजिट वर्ड्स हैं जो दिखाते हैं नाराज़गी को, या फिर यानी कि एक जो नीरस होता है उसे दिखाते हैं, या फिर कोई व्यक्ति अगर डिप्रेस्ड है यानी कि कोई व्यक्ति अगर परेशान है, नाराज़ है, तो उस चीज़ को दिखाते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द चिल्ड्रन वर एब्यूलियंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, यानी कि त्यौहार के दौरान, यानी कि फेस्टिवल के दौरान जो है वो मतलब कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा जोश में थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एब्यूलियंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेटिकुलेट। दोस्तों रेटिकुलेट का मतलब होता है जाल जैसा या फिर जाल बनाना, यानी कि जो जाले होते हैं उसके जैसा अगर पैटर्न है या फिर अगर वो बनाने की क्रिया हो रही है तो उसे हम जो है वो रेटिकुलेट कह सकते हैं। जैसे कि मान लो तुम एक मकड़ी का जाला देख रहे हो, पतली पतली लाइंस है, क्रॉस कनेक्शंस है और एक नेटवर्क जैसा पैटर्न है, यानी कि सब कुछ जो है वो एक कनेक्टेड है। या फिर तुमने ड्राई लीव्स देखे होंगे जिसमें पतली पतली नर्व्स पूरे जो है वो लीफ में जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये जो नेट लाइक पैटर्न होता है या फिर जोड़ जोड़ के जाल बनाना होता है उसे ही रेटिकुलेट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो मकड़ी अपना जो जाल बनाती है तो हम उसे कह सकते हैं शी रेटिकुलेट्स द थ्रेड। या फिर क्रैक्ड ड्राई सॉइल देखी होगी आपने जिसमें छोटी छोटी कनेक्टेड लाइंस होती है, यानी कि जब जो मतलब कि ज़मीन में या फिर जो मिट्टी में जब दरारें गिर जाती है तब वो भी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और वो भी जो है वो मतलब एक तरीके से नेट जैसा पैटर्न बनाती है, तो वो होता है रेटिकुलेटेड पैटर्न। या फिर फिश नेट स्टॉकिंग का जो पैटर्न होता है वो भी रेटिकुलेटेड डिज़ाइन होती है। या फिर ओल्ड मैप्स आप देखना जिसमें रिवर्स
रिवर्स और कैनल्स का जो नेटवर्क है, यानी कि जहाँ पर जो है वो अलग अलग रिवर्स और कैनल्स जो है वो एक दूसरे को मीट करते हैं, यानी कि कनेक्ट करते हैं, तो वो भी एक जब आप पैटर्न देखोगे तो वो भी रेटिकुलेटेड वाटर वेव्स का आपको पैटर्न मिलेगा, यानी कि एक जाल जैसा, नेट जैसा पैटर्न मिलेगा। तो उसे भी हम जो है वो रेटिकुलेट कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में रेटिकुलेट का मतलब होता है कि जाल बनाना, जाल जैसा पैटर्न बनाना, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होना, नेट लाइक जैसा स्ट्रक्चर होना, तो उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है नेट लाइक, वेब्ड या फिर मैशी। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि जाल जैसा स्ट्रक्चर या फिर मतलब कि जाल जैसा पैटर्न होना, एक तरीके से मतलब कि उसका जाल जैसा पैटर्न बनाना या फिर उसका स्ट्रक्चर होना उस तरीके से, तो उसे हम कह सकते हैं नेट लाइक, वेब्ड या फिर मैशी। वही एंटोनिम में हमारे पास है सॉलिड, स्मूथ या फिर प्लेन, यानी कि जिसमें कोई भी जाली जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, जो चीज़ सॉलिड है, स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है, साधारण है, जिसमें किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न आपको दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम कहेंगे सॉलिड, स्मूथ या फिर प्लेन। अब वहीं अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द लीफ हैड अ रेटिकुलेट पैटर्न, यानी कि पत्ते में जो है वो मतलब कि जालदार पैटर्न था, यानी कि जाले जैसा पैटर्न जो है वो मतलब कि आपको लीव्स में या फिर पत्तों में देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि रेटिकुलेट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंक्विजिशन। दोस्तों इंक्विजिशन का मतलब होता है पूछताछ या फिर कठोर जांच, यानी कि जब आपसे कोई पूछताछ करता है या फिर आपसे बहुत ज़्यादा सवाल करता है तो उसे इंक्विजिशन कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, तो मान लो तुम घर जो है वो लेट आते हो और दरवाज़ा खोलते ही मम्मी जो है वो तुम्हारी रैपिड फायर शुरू कर देती है, जैसे कि कहाँ थे, किसके साथ थे, क्यों लेट हुआ, खाना खाया या नहीं, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, एक्सेट्रा। और तुम सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है, इंटरव्यू या फिर इंटरोगेशन। तो ये जो बार बार डिटेल में इंटेंस क्वेश्चनिंग करना होता है उसे ही इंक्विजिशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं, तो पुलिस जो है वो किसी सस्पेक्ट से कंटिन्यूस और टफ क्वेश्चनिंग कर रही हो तो वो होती है पुलिस इंक्विजिशन। टीचर किसी स्टूडेंट से टेस्ट में चीटिंग का डाउट होने पर हर डिटेल पूछ रही हो तो वो होती है क्लासरूम इंक्विजिशन। या फिर बॉस तुम्हें प्रोजेक्ट डिले क्यों हुआ उसकी हर एक छोटी डिटेल मांग रहा है, तो वो होता है ऑफिस इंक्विजिशन। सिंपल वर्ड्स में इंक्विजिशन का मतलब होता है इंटेंस, कंटिन्यूस और प्रेशर वाली क्वेश्चनिंग, यानी कि जब आप पर जो है वो दबाव डालकर बहुत ही कठोर तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, डिटेल्स ली जाती है, यानी कि आपका इंटरोगेशन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है इंक्विजिशन। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन या फिर इंक्वायरी। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी से पूछताछ करना, किसी से सवाल करना, उसकी जांच करना, बेसिकली उसे इंस्पेक्ट करना पूरी तरीके से, उससे जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो मतलब कि सवाल पूछकर उससे जवाब निकलवाना, यानी कि आप एक तरीके से उससे सवाल पूछ रहे हो, पूछताछ कर रहे हो, कठोर जाँच कर रहे हो उसकी पूछताछ के जरिए, तो उसे हम कहेंगे इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन या फिर इंक्वायरी करना। ओके। एंटनी में हमारे पास है निग्लेक्ट, इग्नोरेंस या फिर ओवरलुक। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि किसी को जो है वो छोड़ देना, जाने देना, ओवरलुक करना यानी कि नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, टाल देना, ध्यान न देना। तो इन सारे सेंस में हम जो है वो निग्लेक्ट, इग्नोरेंस या फिर ओवरलुक का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द मैनेजर्स इंक्विजिशन मेड द स्टाफ नर्वस। यानी कि जब मैनेजर ने जो है वो पूछताछ शुरू की, यानी कि उन्होंने जो है वो कठोर जांच शुरू की, तो स्टाफ जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेचैन होने लगा कि अब ये क्या सवाल पूछेंगे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इंक्विजिशन यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ हम अलग अलग सेंटेंसेस में कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है इन्फर्नल। दोस्तों इन्फर्नल का मतलब होता है भयंकर, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो आपको बिल्कुल भी सहन नहीं हो। जैसे कि मान लो तुम ऑफिस में हो और कंप्यूटर क्रैश हो गया, बॉस गुस्सा है, प्रिंटर काम नहीं कर रहा और जो है वो फायर अलार्म भी बज रहा है। ये पूरा सीन इतना क्योटिक और स्ट्रेसफुल है कि तुम सोच रहे हो कि ये तो लिटरली हेल के जैसा है, यानी कि हेल को एक्सपीरियंस करना है। तो ये जो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, अनोइंग या फिर हेल लाइक सिचुएशन होती है उसे ही इन्फर्नल कहते हैं। वैसे अगर आपको कुछ मैं डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं, तो ट्रैफिक जैम में कंटिन्यूस और हॉर्न और हॉन्गिंग होती है तो उसे हम इन्फर्नल ट्रैफिक कह सकते हैं। बॉइलिंग समर में एसी अगर ना चल रहा हो तो वो होती है इन्फर्नल हीट, जो आपको बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक्सट्रीम लेवल की इरिटेशन आपको दे रही है।
आर्ग्यूमेंट में दोनों लोग कंटिन्यूअस गुस्सा दिखा रहे हैं तो वो होती है इन्फॉर्नल क्वारल। या फिर लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइज़ जो है वो मतलब कि घर के पास हो रहा है तो वो होता है इन्फॉर्नल नॉइज़। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इन्फॉर्नल का मतलब होता है हेलिश, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट या फिर बहुत ही इरिटेटिंग, जो आपको बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाता, तो उससे हम कहते हैं इन्फॉर्नल। और ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। तो दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है हेलिश, फिएंडिश या फिर डायबॉलिकल। दोस्तों हेलिश का मतलब होता है जो बिल्कुल आपको हेल का एक्सपीरियंस दे, ऐसी कोई चीज़ यानी कि जो हेल से रिलेटेड है उसे हम हेलिश कह सकते हैं। फिएंडिश या फिर डायबॉलिकल का मतलब है शैतानी कोई चीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरी कोई चीज़ जो आपको इरिटेट करती हो, बिल्कुल आपको पसंद ना हो, आप उसे सहन ना कर पाओ, तो ऐसी चीज़ों को हम हेलिश कह सकते हैं, फिएंडिश कह सकते हैं या फिर डायबॉलिकल कह सकते हैं। वही एंटोनिम में हमारे पास है हेवनली, प्लेजेंट या फिर डिलाइटफुल, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको खुश करने वाली है, जो आपको अच्छा मतलब कि महसूस करवाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लेजेंट महसूस करवाती है, या फिर हेवनली है यानी कि गॉडली है या फिर मतलब कि हेवन से रिलेटेड है, तो उसे हम कह सकते हैं हेवनली, प्लेजेंट या फिर डिलाइटफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द इन्फॉर्नल नॉइस केप्ट एवरीवन अवेक, यानी कि वो जो भयंकर आवाज़ थी उसकी वजह से क्या हुआ कि उस आवाज़ ने जो है वो सबको जो है वो जगा के रखा था। यानी कि वो इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग आवाज़ थी कि वो किसी को भी सहन नहीं हो रही थी, यानी कि इन्फॉर्नल आवाज़ थी, यानी कि ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था जैसे कि हम हेल में आ चुके हो। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि इन्फॉर्नल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड है रिटूल। दोस्तों रिटूल का मतलब होता है पुनः उपकरण करना या फिर किसी चीज़ में सुधार करना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि नए जैसा बनाना या फिर उसमें सुधारना करना, तो उसे हम रिटूल कहते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारी बाइक थोड़ी पुरानी हो चुकी है और रेगुलरली प्रॉब्लम कर रही है, तुम मैकेनिक के पास जाते हो तो वो थोड़ा ब्रेक्स, इंजन और गियर थोड़ा एडजस्ट करके नए पार्ट्स लगाकर बाइक को फिर से स्मूथ चलने के लायक बना देता है। तो ये जो किसी चीज़ को रिपेयर करके या फिर इम्प्रूव करके फिर से फंक्शनल बनाना होता है, फिर से काम के लायक बनाना होता है, उसे ही रिटूल करना कहते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो कंपनी अपनी प्रोडक्शन लाइन को अगर अपडेट कर रही है तो वो होता है रिटूलिंग द फैक्ट्री। या फिर सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स ऐड करके किसी बग को फिक्स करना यानी कि ग्लिचेस को फिक्स करना, तो उसे कहते हैं रिटूल द ऐप। या फिर ओल्ड रेसिपी में हम अगर नए इंग्रेडिएंट्स ट्राई करें तो वो होता है एक तरीके से रिटूल द डिश। या फिर जिम रूटीन में एक्सरसाइज चेंज करके बेटर बेटर जो है वो रिजल्ट्स पाना, तो वो होता है रिटूल योर वर्कआउट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में रिटूल का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर करना, इम्प्रूव करना या फिर अपडेट करके फिर से उसे रेडी करना पहले जैसा, तो उसे हम कहेंगे रिटूल करना। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रिवाइज, रिमॉडल या फिर रीऑर्गेनाइज, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि रिपेयर करना, इम्प्रूव करना या फिर उसे जो है वो अपडेट करना, यानी कि उसे जो है वो फिर से ऑर्गेनाइज करना, फिर से बनाना, फिर से जो है वो पहली वाली अवस्था में लाना, यानी कि उसमें सुधारना करना, उसमें सुधार लाना, इम्प्रूवमेंट लाना। तो उन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इन तीनों वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि है रिवाइज, रीमॉडल या फिर रीऑर्गेनाइज। वही एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है प्रिजर्व, मेंटेन या फिर कीप, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि संजो कर रखना, संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना, मेंटेन करना, उसको कीप करना यानी कि उसको रखना, जैसी अवस्था में है वैसे ही रखना उसे, या फिर जैसी अवस्था में या फिर जैसी कंडीशन में वो है तो उसी कंडीशन में उसको जो है वो मतलब कि सुरक्षित रखना, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ना करना बेसिकली, तो उसे हम कह सकते हैं प्रिजर्व, मेंटेन या फिर कीप। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फैक्ट्री प्लान्स टू रिटूल इट्स असेंबली लाइन, यानी कि फैक्ट्री ने प्लान बनाया कि वो अपनी असेंबली लाइन को जो है वो मतलब कि और भी ज़्यादा सुधारेगी, उसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगी या फिर उसे जो है वो मतलब कि और भी ज़्यादा मतलब कि अपडेट करेगी। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि रिटूल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बोवाइन। दोस्तों बोवाइन का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। जैसे कि मान लो तुम्हारे क्लासमेट हमेशा बहुत ही स्लो और डिस्ट्रैक्टेड रहता है, हर चीज़ में लेट रिएक्ट करता है और कभी कभी बातें समझने में भी उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे डल, स्टूपिड और स्लो मूविंग बिहेवियर को हम बोवाइन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो स्टूडेंट जो सिंपल क्वेश्चन पर भी कंफ्यूज हो जाए तो उसे हम कहेंगे बोवाइन बिहेवियर।
या फिर एम्प्लॉय जो रिपीटेडली सेम मिस्टेक करे और ना समझे तो उसे हम कहेंगे बोवाइन अप्रोच। यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोवाइन का मतलब होता है डल, स्लो, मूर्खतापूर्ण या फिर अनइंटेलिजेंट, यानी कि जिसे जो है वो मतलब कि जिसका दिमाग प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अनइंटेलिजेंट तरीके से या फिर बहुत ही ज़्यादा डल या फिर स्लो तरीके से बिहेव करता हो, जो बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बिहेव करता हो, तो उसे हम कहेंगे बोवाइन। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डल या फिर स्टॉलिड। दोस्तों इन दोनों का ही मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होना, मोनोटोनस होना, या फिर कोई चीज़ जो है वो मतलब कि इतनी ज़्यादा मूर्खतापूर्ण से मतलब कि की जाना कि वो जो है वो बिल्कुल आपको पसंद ना आए। स्टॉलिड का मतलब होता है एक तरीके से जो है वो पागलों की तरह बिहेव करना या फिर मूर्ख लोगों की तरह बिहेव करना, तो उसे हम कह सकते हैं डल या फिर स्टॉलिड। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है इंटेलिजेंट, शार्प या फिर ब्राइट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, शार्प है यानी कि बहुत ज़्यादा चतुर है, ब्राइट है यानी कि उसकी समझ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसे हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट, शार्प या फिर ब्राइट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही स्टेयर एट द टीचर विद अ बोवाइन एक्सप्रेशन, यानी कि उसने जो है वो टीचर के पास जो है वो मतलब कि टीचर को जो है वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से जो है वो मतलब कि घूरा या फिर उसे देखा, यानी कि वो ऐसे देख रहा था जैसे कि वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पागल हो। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि बोवाइन यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिटार्ड। दोस्तों रिटार्ड का मतलब होता है धीमा करना, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ में बाधा लाना, या फिर किसी चीज़ को जो है वो डिले करना, स्लो करना, तो उसे हम कह सकते हैं रिटार्ड। जैसे कि मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने जो है वो होमवर्क बहुत ही लेट स्टार्ट किया और काम इतना धीरे धीरे कर रहा है वो कि डेडलाइन का टाइम ही खत्म हो गया, यानी कि डेडलाइन मिस हो गई। तो ये जो स्पीड या फिर प्रोग्रेस को डिले करना होता है, स्लोली काम करना होता है, उसे ही रिटार्ड कहते हैं। एक और चीज़ नोट करनी है कि ये वर्ड सेंसिटिव भी हो सकता है, इसीलिए मोस्टली फॉर्मल या फिर मैकेनिकल कॉन्टेक्स्ट में ही यूज़ करो, जैसे कि मशीन्स के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर प्रोग्रेस के लिए। अगर वैसे आपको मैं कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं, तो बारिश की वजह से अगर चाहे वो मतलब कि ट्रैफिक स्लो हो जाए तो उसे भी हम रिटार्ड कह सकते हैं। या फिर डेड बैटरी की वजह से जो है वो फ़ोन जो है वो स्लो स्लो काम करे, तो उसे भी हम जो है वो मतलब कि क्या कह सकते हैं, तो रिटार्ड कह सकते हैं। या फिर मैकेनिकल फॉल्ट ने मशीन का अगर आउटप्ले डिले कर दिया है तो वो भी एक तरीके से रिटार्ड होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि रिटार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्लो डाउन करना, किसी चीज़ को डिले करना, या फिर उसकी प्रोग्रेस में जो है वो बाधा लाना, प्रोग्रेस को रोकना, यानी कि एक तरीके से जो है वो धीमा करना, रोकना, किसी चीज़ में बाधा लाना, तो उसे ही हम कहते हैं रिटार्ड करना। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिले, हिंडर या फिर स्लो। दोस्तों डिले का मतलब होता है कि कोई चीज़ लेट हो जाना, किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लगना, ज़्यादा वक्त लगना, ज़्यादा समय लगना, तो उसे हम कह सकते हैं डिले होना, यानी कि डिले करना बेसिकली। हिंडर का मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा लाना, यानी कि बेसिकली किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना। जब आप उसमें जो है वो कोई बाधा डालते हो, उसे ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, उसे रोकने की कोशिश करते हो, तो किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना उसे हम कहते हैं हिंडर। स्लो का मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ का धीमा हो जाना या फिर धीमा करा किया जाना, तो उसे हम कह सकते हैं स्लो करना। वही एंटोनी में हमारे पास है एक्सेलरेट, एडवांस या फिर प्रमोट, यानी कि किसी चीज़ का आगे बढ़ना, किसी चीज़ का तेज़ी से आगे बढ़ना, या फिर किसी चीज़ में जो है वो मतलब कि स्पीड आ जाना, तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेट, एडवांस या फिर प्रमोट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हैवी ट्रैफिक रिटार्डेड आर जर्नी, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से क्या हुआ कि उस ट्रैफिक की वजह से हमारी जो जर्नी है, यानी कि हमारी जो यात्रा है, उसमें जो है वो मतलब कि कहीं ना कहीं रुकावट आ गई और हमारी जो जर्नी है वो डिले हो गई, यानी कि हमारी जर्नी जो है वो लेट हो गई। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रिटार्ड यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है गैलेंट्री। दोस्तों गैलेंट्री का मतलब होता है वीरता, शौर्य या फिर सज्जनता। जैसे कि मान लो तुम्हारा फ्रेंड किसी को लिफ्ट करते हुए ट्रैफिक क्रॉस कर रहा है, या फिर किसी को हेल्प कर रहा है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बदले में उसे कुछ मिलेगा, ये सारी सोच उसमें नहीं है। यानी कि या फिर कोई एक हीरो है जो फिल्म में अपनी जान रिस्क में डालकर किसी को बचा रहा है। तो ये जो करेज यानी कि बहुत ही ज़्यादा बहादुरी वाला, वीरता वाला जो काम होता है, या फिर नोबल बिहेवियर और रिस्पेक्टफुल ब्रेवरी स्पेशली टुवर्ड्स अदर्स होती है, उसे ही गैलेंट्री कहते हैं।
जैसे कि अगर आपको मैं कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो सोल्जर ने अपनी जान देकर सिटीजन्स को जो है वो मतलब कि बाढ़ से बचाया, तो वो होता है गैलेंट्री ऑफ सोल्जर्स। या फिर एक जेंटलमैन है जो कि लेडी का बैग उठाकर जो है वो उसे क्रॉस वॉक तक ले जाए, तो वो होता है एक्ट ऑफ गैलेंट्री। या फिर फायर फाइटर ने बिल्डिंग में जाकर फायर विक्टिम्स को बचाया, तो वो होता है गैलेंट एक्ट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि गैलेंट्री का मतलब होता है ब्रेव, नोबल और कर्टियस एक्ट, या फिर हीरोइज्म या फिर पोलाइट करेज, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज़्यादा करेज होता है, वीरता होती है, शौर्य होती है, सज्जनता होती है, यानी कि एक रिस्पेक्ट होती है दूसरों की तरफ, तो उसे हम कहेंगे गैलेंट्री। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ब्रेवरी, शिवलरी या फिर हीरोइज्म। यानी कि बहुत ज़्यादा बहादुरी होना, बहुत ज़्यादा वीरता होना या फिर सज्जनता होना, शौर्य होना, तो उसे हम कह सकते हैं ब्रेवरी, शिवलरी या फिर हीरोइज्म। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कवर्डाइज, टिमिडिटी या फिर पोलाइटनेस लैकिंग। यानी कि जो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है तो उसे हम कह सकते हैं कवर्डाइज। टिमिडिटी का भी मतलब होता है जो सहमा होता है, जिसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिसमें जो है वो मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है एक तरीके से, तो उसे हम कहेंगे कावर्डाइस या फिर टिमिडिटी। वही पोलाइटनेस लैकिंग का मतलब होता है जिसमें विनम्रता नहीं होती, यानी कि जिसमें जो है वो दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होती, यानी कि आदर भाव नहीं होता या फिर मदद करने की भावना नहीं होती, तो उसे हम कह सकते हैं पोलाइटनेस लैकिंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द सोल्जर वॉज ऑनर्ड फॉर हिज गैलेंट्री इन बैटल। यानी कि सोल्जर को जो है वो मतलब कि युद्ध में अपना जो है वो मतलब कि वीरता और शौर्य दिखाने के लिए जो है वो उसे सम्मानित किया गया, यानी कि उसे जो है वो पुरस्कार दिया गया या फिर उसका जो है वो सबके सामने सम्मान किया गया, क्योंकि उसने जो है वो मतलब कि युद्ध में यानी कि बैटल में यानी कि जंग में, लड़ाई में उसने जो है वो बहुत ज़्यादा वीरता दिखाई, बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई, बहुत ज़्यादा करेज दिखाया, बहुत ज़्यादा शौर्य दिखाया, यानी कि बहादुरी से वो लड़ा। तो इसलिए हम जो है वो गैलेंट्री इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है इम्बसाइल। दोस्तों इम्बसाइल का मतलब होता है मूर्ख या फिर हल्का दिमाग वाला, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल ना समझ होता है, जिसे सिंपल बातें समझ नहीं आती, तो उसे हम इम्बसाइल कह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से हम जिसे इडियट कह सकते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने एक सिंपल मैथ को इतना गलत सॉल्व कर दिया कि पूरे क्लास में सब लोग जो है वो हैरान हो गए। या फिर कोई कंटिन्यूसली सिली या फिर स्टूपिड काम करता है बिना सोचे समझे, तो ये जो एक्सट्रीमली फुलिश या फिर इडियट बिहेवियर होता है उसे ही इम्बसाइल कहते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो स्टूडेंट जो बार बार सिंपल मिस्टेक्स करता रहे, तो वो होता है इम्बसाइल स्टूडेंट। या फिर फ्रेंड जो ट्रैफिक में बिना सिग्नल देखे रोड क्रॉस कर ले, तो वो होता है इम्बसाइल एक्शन। या फिर बॉस जो इलॉजिकल या फिर सिली डिसीजंस बनाए, तो वो होता है इम्बसाइल मैनेजमेंट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इम्बसाइल का मतलब होता है एक्सट्रीमली फुलिश, इडियट या फिर मूर्खतापूर्ण इंसान, यानी कि मूर्ख बिहेवियर करने वाला, मूर्खों जैसा बिहेवियर करने वाला जो है वो इंसान, उसे हम कहेंगे इम्बसाइल। और दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बात अगर करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है फूल, इडियट या फिर सिंपलटन। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि मूर्ख व्यक्ति या फिर हल्का दिमाग वाला व्यक्ति, जो थोड़ा नासमझ है, जिसके दिमाग में हम कह सकते हैं कि मतलब कि जिसे कोई चीज़ें समझ नहीं आती, जो आसानी से मतलब कि समझ नहीं पाता किसी आसान बात को भी, या फिर जो थोड़ा पागल होता है, साइको टाइप इंसान होता है, तो उसे हम फूल, इडियट या फिर सिंपलटन कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है जीनियस, इंटेलेक्चुअल या फिर वाइस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा मतलब कि जीनियस है। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, समझदार, जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज़्यादा समझ होती है, नॉलेज होती है। वाइस का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज्ञानी या फिर समझदार होना, तो उसे हम कहेंगे जीनियस, इंटेलेक्चुअल या फिर वाइस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ओनली एन इम्बसाइल वुड इग्नोर सच क्लियर इंस्ट्रक्शन। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इतने क्लियर इंस्ट्रक्शन को, यानी कि इतनी साफ सूचना को इग्नोर करेगा, यानी कि नज़रअंदाज करेगा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इम्बसाइल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है।
तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है अनरावलिंग। दोस्तों अनरावलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलना या फिर किसी चीज़ का सुलझाना। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक स्वेटर है और उसका धागा जो है वो लूज़ हो गया है, यानी कि वो निकल गया है। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो पूरा स्वेटर का जो पैटर्न है वही खुलने लगता है। यानी कि अगर आप एक धागा निकाल लो तो वो पूरा स्वेटर जो है वो मतलब कि खुलने लग गया। तो इसी तरह से वो जो स्वेटर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है वो मतलब कि निकल चुका है, यानी कि ओपन हो चुका है। तो ये जो किसी चीज़ का स्लोली खुलना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है या फिर सेपरेट हो जाना होता है, उसे ही हम अनरावलिंग कहते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो एक डिटेक्टिव है जो केस के क्लूज को सॉल्व करके मिस्ट्री को सॉल्व कर देता है। तो उसे हम कहते हैं अनरावलिंग करना, यानी कि उसने क्या किया कि जो मतलब कि क्लूज है, उसके पीछे के जो फैक्ट्स है उनको जो है वो उजागर किया। तो उसे हम कहेंगे अनरावलिंग करना। या फिर एक स्कैंडल के फैक्ट जो है वो लोगों के सामने आने लगे हैं, यानी कि धीरे धीरे जो है वो मतलब कि एक घोटाला है उसका जो है वो मतलब कि सारे राज जो है वो लोगों के सामने खुलने लगे हैं। तो उसे हम कहेंगे अनरावलिंग ऑफ स्कैंडल। दोस्तों स्कैंडल का मतलब होता है कोई घोटाला करना। टेंशन में टीम का प्लान फेल हो जाना या फिर टीम की जो स्ट्रैटेजी होती है, टीम के जो प्लान्स होते हैं वो सबके सामने आ जाना। तो उसे भी हम कहेंगे अनरावलिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। या फिर पुराने थ्रेड का स्वेटर का धागा खुल जाए, जैसे कि हमने पहले पहले एग्जाम्पल में पढ़ा था, तो वो भी होता है अनरावलिंग ऑफ फैब्रिक। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अनरावलिंग का मतलब होता है खोलना, ब्रेक डाउन या फिर ग्रेजुअली एक्सपोज करना किसी चीज़ को, तो उसे हम कहेंगे अनरावलिंग। और दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अनटैंगलिंग, सॉल्विंग या फिर डिसएंटैंगलिंग। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी उलझी हुई चीज़ को सुलझाना, किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करना, तो उसे हम कहेंगे अनटैंगलिंग, सॉल्विंग या फिर डिसएंटैंगलिंग। वही एंटोनिम में हमारे पास आता है इंटैंगलिंग, टैंगलिंग या फिर कन्फ्यूजिंग। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि किसी चीज़ को और ज़्यादा कन्फ्यूज़ करना, और ज़्यादा पेचीदा कर देना, और ज़्यादा उलझा देना, तो उसे हम कहेंगे इंटैंगलिंग, टैंगलिंग या फिर कन्फ्यूजिंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी इज़ अनरावलिंग द मिस्ट्री पीस बाय पीस। यानी कि वो जो है वो मतलब कि उस रहस्य को, उस मिस्ट्री को जो है वो मतलब कि पीस बाय पीस, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो मतलब कि सुलझाने की कोशिश कर रही थी, उसके राज खोलने की कोशिश कर रही थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अनरावलिंग यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।